वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। होप आप ठीक होंगे और आपके परिवार में भी सब ठीक होंगे। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज आपके साथ एक बार फिर जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे हम लोग आज एक और वीडियो की बात करेंगे। वैसे तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कुछ नया आपको सिखाया जाए और कुछ नया दिया जाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी कोशिश कितनी सफल होती है वो सब आप लोगों तक है। आज बेसिकली मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश किया, क्योंकि मैं जो दिन को बच्चों के साथ मिलता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ, और उसके बाद जो मुझे लगता है कि कहाँ पे कमी हो रही है, कहाँ पे चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है बेसिकली। तो आज दिन को मैंने क्या सीखा ऐसा जो मुझे लगा कि मेरे बच्चों तक पहुंचना चाहिए, मतलब क्या ऐसा सीखा गया दिन में क्लास में मैंने, जो मुझे लगा कि ये कमी आ रही है और मेरे बच्चे फेस कर रहे हैं। तो ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा कि टीचर रियलाइज कर रहा है, टीचर कुछ देख रहा है कि स्टूडेंट्स के अंदर वो कमी है और उसके ऊपर वीडियो बना रहा है। मैंने तभी आपसे कहा था कि ये चैनल विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह ये बहुत ही यूनिक रहेगा, और आपने देखा होगा कि मैं इसमें पर्टिकुलरली कंटेंट टू द पॉइंट डालता हूँ। तो आई वॉज इन द क्लास, आई थॉट नहीं ये चीज़ कमी है तो मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। जो मुझसे गलतियां हुई वो आपसे ना हो। अब एक्सपीरियंस के तौर पे मैं क्या शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। वैसे तो ये क्लास जो आज मैं लेके आया हूँ ये एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको एनसीईआरटी क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ, बस आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। समय मिलता नहीं है कि अब ड्यूरिंग क्लास टाइम तो मैं बोल देता हूँ कि पेज नंबर ये है, लाइन नंबर ये है, इस पैरा को यहाँ से पढ़ना है। तो मैं उस चीज़ में बताऊंगा आपको कि आप किस तरीके से इस पूरी चीज़ को समझ पाएंगे, और उसके लिए मैं थोड़े से फिगर यूज़ करूंगा ताकि आप अपनी बुक के हिसाब से किस तरीके से उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो हम लोग मेजॉरिटी टीचर्स नहीं कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं करने के लिए, टीचर्स दूसरे नहीं कहते हैं। तो मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं एनालिटिकल पर्सपेक्टिव और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मेरी चाह भी ये रहती है कि आप अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी डिमांड पढ़ाएं, ना कि अकॉर्डिंग टू अपनी डिमांड के हिसाब से। तो अपनी डिमांड हमारी कभी खत्म नहीं होती है। ये एग्जाम जो हम देते हैं ये इसके एक सेट ऑफ रूल्स हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है जो ना आपके लिए बदलेगा ना मेरे लिए बदलेगा। हमें अपने हिसाब से उसमें अपने आप को डालना पड़ता है। कभी कभी बहुत इमोशंस हाई हो जाते हैं कि नहीं सर ये होना चाहिए था, ये क्यों हुआ। सो उसमें क्या है कि आपका लॉस है, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा सिस्टम बना हुआ है और वो सिस्टम बेटर है, वो सिस्टम जिसने बनाया है या बनाया गया है वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स बनाया गया। तो हम लोग क्योंकि चेंज चाहते हैं तो वो होती नहीं है, तो अब उसको अपने हिसाब से डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात जब घूम फिर के आती है तो हम सब मानते हैं और ये हमें एक्सेप्ट भी है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए एक फाउंडेशन, एक कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। और फाउंडेशन का जो पहला हमारा रास्ता जाता है वो एनसीईआरटी है। और ये आप भी बिलीव करते हैं, मैं भी बिलीव करता हूं, और हर कोई करेगा क्योंकि इसको करना ही करना है, बिकॉज उसके पास कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है। ऑल्टरनेट के साथ साथ दूसरी चीज ये है कि जो हमें रिकॉर्ड शो करता है वो रियलिटी बेसिस पे यही कहता है कि आपको ये करना पड़ेगा, मतलब एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। लेकिन अननेसेसरली एनसीईआरटी पढ़ना भी प्रॉब्लम है। यानी आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं वो भी एक आर्ट है, इसके लिए आर्ट जरूरत होती है। प्लस दूसरी बात जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने ये देखा कि बच्चा अब एनसीईआरटी पढ़ता है, जब अब क्योंकि बहुत बार क्लास में बोलते हैं, हर टीचर कह रहा है, सब कुछ कह रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बोलते ही तो हैं लेकिन कैसे करें वो नहीं बताते। पढ़ना आपको खुद है। अगर आप ये चाहते हैं कि सुहेल सर आए और मुंह में फीडिंग करके, स्पून फीडिंग करके चला जाए, तो ये बहुत कम होता है और ऐसा हुआ भी नहीं कभी। अब हम जरा देखते हैं कि आज इस वीडियो के दौरान हम लोगों को इन चीजों का ख्याल रखना है ताकि आगे जब हम पढ़ें तो वो चीजें हमसे गलत ना हो। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस पूरे इंटायरली चैनल के अंदर, यूपीएससी हिस्ट्री गुरु पे आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एवरीबॉडी दैट आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब भी मेरी कोई वीडियो आए
उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल आइकॉन को भी आप हिट कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती है तो पता चलता है कि क्लासेस इस चैनल के ऊपर सिस्टमैटिकली मैं कोर्स बाय कोर्स चीज़ें लेके आ रहा हूँ और कोशिश मेरी यही है कि यार और भी चीज़ें आए। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड एज वेल। मैं बार बार कहता हूँ ये चैनल बिलोंग्स टू यू, यह चैनल आपका है और आपको ही इसको आगे बढ़ाना। समय कम होने के कारण कुछ चीज़ें तो नहीं दे पाता हूँ क्योंकि काफ़ी बार क्लासेस बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो इस कारण फिर शाम को समय मिलता है तो आपके लिए एक वीडियो तो मिनिमम आ जाती है। और बहुत दिनों से कुछ शुरू भी किया कि मोटिवेशनल वीडियोस भी मैं डालता हूँ। मोटिवेशनल वीडियोस का भी मकसद टू द पॉइंट रिलेटेड टू द यूपीएससी, इट्स नॉट अबाउट रिलेवेंट चीज़ें related to books, related to journey, related to how to achieve the goal. That is what actually I'm doing right now. So it's all about experience. मैंने जो experience face किया और उस चीज को सीखा वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। So here do subscribe this channel of UPSC History Guru, and today let me show you something which is very unique and I'm showing it the first time to my students. Sir, how to read the NCERT? That's very like NCERT को कैसे पढ़ें? And the concept is written in the BTL and between the line. Between the line पढ़ने के लिए between the line पढ़ना, BTL पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। काफी बार ऐसा होता है कि बच्चा क्या करता है कि वो इतना ज्यादा पढ़ लेता है कि मेन चीज वहीं रह जाती है, या फिर वो चीज पढ़ता ही नहीं है जो चीज उसको पढ़नी चाहिए थी। तो इसको मैंने नाम दिया BTL। आप ये समझ के चलिएगा कि BTL का वर्ड अगर आपने देखा होगा बहुत बार क्लास के अंदर, आपने चीज नोटिस की होगी, जब मैं पढ़ता हूं तो मैं पेज नंबर बोलता हूं। पेज नंबर के साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि ये चीज किसके साथ लिंक करती है। मतलब खासकर अगर आप देखेंगे मेरी क्लासेस में मैं बच्चे को काफी बार रेफर करता हूं कि चेक दिस बुक, पेज नंबर दिस, इट हैज बीन रिटन इन दिस पेज, हमें भी पेज नंबर आ दिस, स्टैंडर्ड बुक के नंबर पे ये है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको करने की जरूरत है, बिकॉज आप स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूं, तो अब आप एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं और मैं आपको गाइड कर रहा हूं। मेरे लिए पढ़ना वो बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे बहुत सारे अलग अलग बच्चे आते हैं, उनके कुछ प्रश्न होते हैं, तो मेरे लिए चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़े, अब इसमें भी कोई लड़ाई नहीं है कि ओल्ड पढ़े, नहीं, बुक की बात कर रहा हूं। इवन दो ये वाला सिस्टम आप दूसरी बुक्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता हूं, क्योंकि मैं एज ए हिस्ट्री टीचर हूं, तो मैं मान के चलता हूं कि मुझे एक बुक पढ़नी है। आज मैं आपको अपना एक तरीका बताऊंगा कि मुझे क्यों चीजें याद रहती हैं और मैं क्यों ऐसा पढ़ता हूं, उसका मुझे क्या फायदा हुआ और मेरे लिए बेटर क्या था, और इस एक्सपीरियंस से मुझे अपनी टीचिंग में कितना फायदा हुआ और मेरे बच्चों को रिटेन करने में मुझे क्यों फायदा हुआ, और मेरे बच्चे क्यों मुझसे एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि सुहेल सर आप पढ़ाइए। बड़ा सिंपल सा फंडा था, बचपन में तो नहीं पढ़ा, लेकिन लेटर ऑन जब मैंने पढ़ा, जब मैं यूपीएससी की खुद तैयारी कर रहा था, फिर बाद में मुझे पता चला कि कैसे पढ़ना है। तो मैं अपनी जब बुक खोलता हूं तो मान के लीजिए ये जो चैप्टर आप देख रहे हो, ये चैप्टर का लाइन बाय लाइन और पेज नंबर भी मुझे याद है। इवन मुझे इसकी पिक्चर्स भी याद है। इवन दो आप सब जानते भी होंगे और आप लोगों को पता भी होगा कि जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं अक्सर इस तरीके से कहता हूं, मैं अपने बच्चों को इस तरीके से कहता हूं, जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूं, प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी बुक, क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 1, लाइन नंबर 3। अक्सर कोट ऐसे किया जाता है, मैं करता भी हूं। लेकिन ऐसा क्या है कि सर आपको कैसे पता चलता है कि ये चीज यहां पे है, और जब यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछता है तो स्टैंडर्ड बुक से आप इसको मिक्स कैसे करते हैं, एक मिक्सचर जो आप लेके आते हो वो कैसे लेके आते हो। अब देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा इजीएस्ट वे क्या है, यानी कला क्या है। अब जैसे कि ये चैप्टर जो है मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, अब हर चैप्टर में आप रेफर भी कर सकते, आई होप आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा और जूम भी कर दूंगा तो ताकि आपको और क्लैरिटी के तौर पे दिखे कि चैप्टर में क्या है। ये चैप्टर कह रहा है जैसे अब मुझे पढ़ना है और मेरे सामने ये बुक है और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे लिए पहला वर्ड शब्द बना ट्रेड, दूसरा शब्द मेरे लिए बना टेरिटरी। अब सवाल यहां पे ये बनता है कि आप इसको पढ़ें कैसे। अगर आप देखेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा कुछ ज्यादा बड़ा हो गया
तो इसको किस तरीके से टैकल किया जाए और हम कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे यहां पे है ट्रेड और यहां पे है टेरिटरी, दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। फिर यहां पे तीसरा, तो पहला शब्द मेरे लिए ट्रेड बना, दूसरा शब्द मेरे लिए टेरिटरी बन रहा है। यहां पे जो पूरी कहानी है, तो ये तीसरा शब्द जो मेरे लिए है दैट इज अ कंपनी। ये तीन शब्द हैं। देखिए मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा अपनी एनसीईआरटी को, और मुझसे कभी ये भूलेगा भी नहीं, ना आपसे भूलना चाहिए ना मुझे भूलना चाहिए, मैं सिखा रहा हूं आपको। तो 1 2 3 3 मेरे पॉइंट्स हैं। तो मैंने ये काम कर दिया कि इस बुक के अंदर मैंने लिखा 1, 2, 3, ये मेरे की पॉइंट्स हैं। यानी अब मेरी डिमांड जो है वो यूपीएससी है, तो मैं यहां पे ये लिख रहा हूं कि डिमांड यूपीएससी। क्योंकि अगर आपने इसको थोड़ा सा भी चेंज किया, क्योंकि आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, आप स्कूल के स्टूडेंट हो नहीं, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये बुक 8th क्लास की है तो आप 8th क्लास का बच्चा पढ़ता है वो तो डिफरेंट होता है, हम जब पढ़ते हैं तो हमें डिफरेंट पढ़ना पड़ता है। अब दो चीजें मेरे दिमाग में है कि मेरे पास है 3 की पॉइंट्स और मेरे पास यहां पे है डिमांड। अब डिमांड मीट करेगी 3 पॉइंट्स को। अगर ये डिमांड इन 3 पॉइंट्स को नहीं कर रही है तो मींस एनसीईआरटी पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं। मिसाल के तौर पे पहली डिमांड है कि ट्रेड क्या होता है, दूसरी डिमांड है टेरिटरी क्या है, और तीसरी डिमांड कंपनी क्या है। तो कुल मिला के ये पूरा चैप्टर जो बना होगा, इस चैप्टर में ये कहा जा रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी चैप्टर का नाम 3 पॉइंट से बना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे व्यापार करने के लिए आई और फिर उसने यहां भारत के अंदर एक पूरा क्षेत्र ही अपने अंडर कर लिया, यानी एक टेरिटरी अपने अंडर कर ली। 3 पॉइंट्स पे ही पूरा सिनेरियो। अब याद कीजिए, जिस बंदे को ये पता होगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कैसे उन्होंने व्यापार किया और किस तरीके से उन्होंने हमसे टेरिटरी ले ली, तो याद करिएगा कि स्पेक्ट्रम का एक चैप्टर है लिखा हुआ है जहां पे हम ये पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले एक छोटे मोटे व्यापारी आए यानी कि ट्रेडर, बाद में कुछ समय के बाद उन्होंने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हाथ आजमाना शुरू कर दिया तो बन गए रूलर। रूलर्स के बाद कुछ समय के बाद उनको लगा 3 चीजें वहां लिखी गई हैं, बाद में वो इकोनॉमिकली इंपीरियलिज्म हो गया, यानी ये 3 चीजें। अब मुझे वो लिंक जो हो रहा है ना, वो इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वो पॉइंट मुझे तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक ये 3 पॉइंट मुझे उसके साथ टच नहीं कर, स्पेक्ट्रम की बात कर। तो जब मैं लिख रहा हूं, मेरे पास पेन है, ज्यादातर मैं प्रेफर यही करता हूं बच्चों को कि आप अपनी बुक लेके आइए मार्केट से, क्योंकि डिजिटल होता है तो डिजिटल में ये सारी, अगर आपको मैं अपनी एनसीईआरटी बुक दिखाऊं अभी भी पुरानी चल रही है, जो मेरे पहले समय की, मैं चेंज भी नहीं की क्योंकि उस पर लाइन में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट जो रहेगा वो, अब ये दिमाग में है मेरे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अगला पॉइंट क्या आएगा कि इसमें पहला पॉइंट सर जो लिखा है वो क्या लिखा है कि औरंगजेब के बारे में। अब यहां पे पहला पॉइंट ये लिखता है कि देखिए पढ़ने का तरीका कि आप, I want to change this now. Yeah. So यहां पे पहला पॉइंट लिखा है कि औरंगजेब। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। पहला पॉइंट ये है, मेरे लिए औरंगजेब इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। यानी कि मुगलों का सबसे जो लास्ट पावरफुल रूलर था, ये वर्ड यूज हुआ है, दैट इज अ पावरफुल। इसका मतलब मुगल बाद में भी आए, कहानी देखिए कहां से बनेगी, मुगल बाद में भी आए, लेकिन ये कह रहा है कि औरंगजेब जो है वो मुगलों का आखिरी लास्ट मुगल रूलर था। एक्सेप्ट दिस पॉइंट एंड कीप इट इन द लाइन ऑफ फर्स्ट, यानी इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस बनता है। ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ऑफ वेरी लार्ज पार्ट, यानी औरंगजेब जब थे तो उन्होंने बहुत सारे पार्ट पे कब्जा किया हुआ था, नाउ नोन एज इंडिया, जिसको आज हम भारत कहते हैं। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, ये देखिए अंडरलाइन हो गया ये पॉइंट अंडरलाइन हो गया। क्यों? इसकी इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब जो आखिरी मुगल रूलर था वो पूरे भारत पे रूल करता था। अब ये पॉइंट निकल गए, पूरे भारत पे या भारत पे रूल करता था, ये बनेगा ऐसे कि औरंगजेब आखिरी मुगल रूलर था जिसने पूरे भारत पे रूल किया। सो कितना काट दिया, ये पॉइंट चले गए मेरे हाथ से, ये पॉइंट भी निकाल दिए मैंने, ये पॉइंट भी निकाल दिए मैंने, सिर्फ इंडिया मेरे पास रहा। यानी इंपॉर्टेंस के तौर पे यहां पे एक ही पॉइंट निकला, ये बीटीएल है।
आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, डेथ क्या हुआ इन 1707, 1707 को, ये इंपॉर्टेंट है, ये बनेगा सेकंड पॉइंट। क्यों? देखिए किस तरीके से लाइन पढ़ रहा हूं। मनी मुगल्स गवर्नर्स, गवर्नर वर्ड यूज हुआ, तो डू अंडरलाइन गवर्नर्स, गवर्नर्स जिनको सूबेदार कहा जाता था। यानी इस बात से ये क्लियर हो गया कि जब औरंगजेब का समय था तो उस समय औरंगजेब के अंदर या औरंगजेब के अंदर बहुत ज्यादा सूबेदार हुआ करते थे और सूबेदारों को गवर्नर कहा जाता था। इसको लिंक निकाल लीजिए, लिंक निकाल लीजिए यहां पे। तो यहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूं सूबेदार, ये वर्ड है, को यहां पे मैंने लिखा गवर्नर्स, इनको गवर्नर्स कहा जाता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी में काफी सारे टर्म्स जो हैं वो हमसे पूछे जाते कि बताइए सूबेदार का क्या मतलब था। तो ये निकला यहां से, ये पॉइंट मेरे लिए। अब देखिए पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड दिस इज द पॉइंट 3। अब मैं इसी का माइंड मैप भी बना दूंगा। मैं यहीं पे इसको माइंड मैप, इतने पॉइंट का मैं माइंड मैप भी कैसे बनाऊंगा ये भी दिखाऊंगा। सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स, दो चीजें थी उसके पास। उसकी डेथ के बाद बहुत सारे मुगल गवर्नर जो कि सूबेदार थे और बड़े बड़े जमींदार, तो इसका मतलब है उनके समय में जमींदार भी हुआ करते थे। तो यहां पे हम लिखेंगे गवर्नर्स के बाद दूसरा रोल जो यहां पे करते थे कोई, तो वो जमींदार थे। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट्स। ये टर्म्स निकल रहे हैं, ये तो बाहर निकालने पड़ेंगे। ठीक है। बिगेन एसेटिंग देयर अथॉरिटी, एस्टैब्लिश रीजनल किंगडम। रीजनल यानी कि यहां पे शब्द जो यूज कर रहा है ये नहीं कह रहा है कि किंगडम बनाए उन्होंने, ये कह रहा है कि रीजनल किंगडम बनाए। तो एक नहीं बना होगा, बहुत सारे बने, तो एक और पॉइंट निकलता है, तो इसको बाहर निकाल दीजिए 1 2 3, क्योंकि तो वो तो टर्म्स बन रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी फोर्थ वन, कि बहुत ज्यादा किंगडम बनना शुरू हो गए। इसका मतलब किंगडम, क्योंकि एस का वर्ड यूज हुआ है तो बहुत सारे बने। एज पावरफुल रीजनल किंगडम इमर्जेड इन वेरियस पार्ट, बहुत सारे बने। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज ए इफेक्टिव सेंटर। इसका मतलब है, अब देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। और उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, दिल्ली जो था, दिल्ली नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। दिल्ली अपनी जो वैल्यू था वो लूज कर गया। पॉइंट नंबर 5, दिल्ली की जो वैल्यू थी वो खत्म हो गई। अब मैं जब पढ़ रहा हूं, कितनी नॉलेज मेरे पास आई, आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ, बट फिर बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 18th सेंचुरी के अंदर, लेकिन कौन सी 18th सेंचुरी? हाफ 18th सेंचुरी के अंदर a new power was emerged, एक और पावर इमर्ज हुआ। यानी ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 18वीं शताब्दी के अंदर, छठा पॉइंट, 18वीं शताब्दी के अंदर एक नया पावर यहां इमर्ज हुआ एंड दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश। यहां पे क्लियर कर लीजिए, यानी हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के हाफ में एक नया पावर इमर्ज हुआ जिसको ब्रिटिश कहा जाता है। तो इसका मतलब है 2 पावर आ गए, एक पावर रीजनल किंगडम्स आ गए, एक पावर ब्रिटिश। अब 2 आ गए आपके पास, जब आप माइंड मैप बनाएंगे तो 2 आए, ये क्लियर हो गया। डू यू नो द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी? क्या आप जानते हैं कि वो एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी आई थी? अब टॉपिक का नाम आ गया जो 1 2 3 बताया था। एंड वेयर इंग्लैंड्स एक्वायर्ड टेरिटरी, और फिर बाद में उन्होंने टेरिटरी। अब ये यहां पे मैंने इतने पॉइंट्स आपको पढ़ा दिए। अब इन सब का देखिए लाइंस कैसे लगी, कोई मुझसे कभी मैं भूल नहीं पाऊंगा, और यकीन मानिए इसमें से मेरा प्री का क्वेश्चन निकलेगा और मेंस में भी आंसर मैं बहुत अच्छे से निकालूंगा। अब मैं इसको करता हूं साइडलाइंस थोड़ा सा। अब मेरे लिए बनेगा ये माइंड मैप, क्योंकि मेरी इतनी चीजें हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक माइंड मैप बना रहा हूं। माइंड मैप कैसे बनेगा? सबसे पहली चीज क्या बना रहा हूं मैं, आप ट्रेड टू टेरिटरी, तो या फिर मुझे इसको ट्रेड टू टेरिटरी कहूं या ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कहूं, तो ये डिपेंड करता है। वैसे हमारे लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, ठीक है। ये मेरा माइंड मैप बना, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, कैसे एस्टेब्लिश हुआ। सो पहली चीजें मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मुझे नंबरिंग अपनी इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग के बाद ही सारा काम होगा। तो पहला क्या है, औरंगजेब वाज द लास्ट रूलर, ठीक है, ये बना औरंगजेब लास्ट रूलर, ठीक है, इसको अंडरलाइन, ये पॉइंट लिखा। उसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट क्या था, ताकि मैं भूलू ना। अच्छा, औरंगजेब के बाद
यहां पे इसकी डेथ हो गई, तो यहां पे हमें जो रूलर बने वो कौन से, यहां थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है। अच्छा, लास्ट रूलर ऑफ इंडिया, या इंडिया इसको इंडिया का रूलर था। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट बना, इसकी डेथ कब हुई भाई, यहां पे लिखा है इंडिया आफ्टर हिज डेथ इन 1707, 1717, यहां पे 1707 क्या हुआ, 1707 गवर्नर्स, यहां पे लिखेंगे गवर्नर्स, जमींदार्स, क्या किया भाई इन्होंने, यहां पे लिखा हुआ गवर्नर्स एंड जमींदार, छोटा सा बनाना है, गवर्नर्स एंड जमींदार एंड बिग जमींदार बिगेन इन सेटिंग देयर अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड, तो हम लिखेंगे एस्टैब्लिश्ड रीजनल किंगडम, तो बन गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, कितना छोटा हो गया, इतना सारा पढ़ने में इतना बन गया। अब लिखेंगे, ये हो गए मेरे तीनों पॉइंट आ गए, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, और अब मैं चले जाऊंगा 4 के ऊपर। किंगडम, दिल्ली कुड नॉट बी लॉन्गर एज एन इफेक्टिव सेंटर, यहीं पे नीचे, क्योंकि इन्हीं के बाद ये हुआ, दिल्ली वॉज नो लॉन्गर मेन सेंटर। ठीक है, पूरी कहानी पॉइंट के अंदर चली गई। उसके बाद वो कह रहा है, अब आगे देखिएगा, तो ये 5वां पॉइंट भी निकल गया। छठे पॉइंट पे आइए, 18th सेंचुरी, क्योंकि ये पार्ट सिर्फ मुगल्स का था, तो ये नया पार्ट शुरू हुआ, तो नई ब्रांच बनेगी। अब यहां पे ये है, तो मैं आपको बता देता, नई ब्रांच बनी। यहां पे क्या लिख रहा है, हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी न्यू पावर इमर्जेड, ईस्ट इंडिया कंपनी, खत्म बात। अब ये मुझे पता चल गया, क्योंकि अलग पार्ट आएगा, ब्रांच अलग बनेगी, तो 6 पार्ट मैंने खत्म कर दिए। अच्छा, औरंगजेब के समय कुछ शब्दों का इस्तेमाल हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं कि देयर वाज ए सूबेदार, ये पॉइंट इसके साथ लिखेंगे, सूबेदार वे आर नोन एज गवर्नर्स की ब्रांचेस निकल गई, क्योंकि एक मैंने वीडियो डाली भी, आप देखिएगा। तो मेरे भाई इतने पॉइंट से लेके इतने पॉइंट तक मैंने एक माइंड मैप क्रिएट कर दिया, जो कि बहुत ही छोटा रहेगा। अब ये आपको इसमें दिख रहेगा, ये मेरे हाथ में रही कॉपी। अच्छा, अब देखिए, मुझे कोई बोला है, अब मैं इसी को पढ़ाऊंगा, इसको निकाल दूंगा, यानी इसको मैंने किया डिलीट, मैं डिलीट कर देता हूं, इसे हो नहीं रहा है, क्या मसला है। चाहिए इसको डिलीट कर रहा है, मैं तो इसको डिलीट कर रहा हूं, इसको मैं यहां के, अब मेरे पास वो बुक नहीं रही जिसमें मैंने ये पढ़ाया था, इसको मैं यहां पे ला रहा हूं, वो मैंने डिलीट कर दिया, वो टॉपिक मैंने डिलीट कर दिया, मेरे पास नहीं रहा, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब ये मैंने रखा है, ये मुझे दिखाना है, यानी पूरी टॉपिक में से ये पॉइंट आपके निकले। सो अगर मैं इसको आप पढ़ना चाहूं तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल किस तरीके से स्टैब्लिश हुआ, पॉइंट फर्स्ट। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे लास्ट रूलर जब औरंगजेब थे, सर औरंगजेब लास्ट रूलर थे इंडिया के सर, उनकी डेथ 1717 में होती है, और उनके समय 1717 के बाद सर कुछ गवर्नर और जमींदारों ने अपने रीजनल किंगडम बना ली। सर बाद में जैसे ही रीजनल किंगडम बने, तो क्योंकि दिल्ली के अंदर सब कुछ चलता था, दिल्ली में अपनी वैल्यू खो दी। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने रीजनल किंगडम बनाए, तो सारा काम वहीं पे चला। सर इसी बीच में हमें यह भी पता चलता है कि हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में यहां ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, जिसको मैंने पढ़ाया उसमें मुझे लगे 20 मिनट 15 मिनट, इसको पढ़ाने में मुझे लगे 2 मिनट, और ये मैं बोलूंगा भी नहीं। एंड दिस इज कॉल्ड द रियलिटी ऑफ एनसीईआरटी। ये आपने इससे पहले नहीं देखा हो, इसको कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना। सर ये कैसे पॉसिबल? सो आई होप कि आपने ये सीखा जो मैंने आपको सिखाया। बहुत सारी और चीजें भी थी जो मैं अभी, क्योंकि इतना ज्यादा आपको नई चीजें बताया, लेकिन एक चीज तो आप मान गए कि भाई हम मर के भी आप ये वाला पॉइंट नहीं भूलोगे। बहुत सारे बच्चों ने तो वैसे भी इसमें भी कुछ चीजें छोड़ दी होती, लेकिन आज उनको पता चला कि हमें करना क्या। अब ये जो माइंड मैप है ना मेरा, इसमें वो वेल इंफॉर्मेशन है, एक दूर इसमें ऊट पटांग चीजें नहीं, बड़ा सिंपल सा वर्ड लिखा है, खत्म बात कर दी। अब उसके बाद जब आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाए और माइंड मैप बनेगा, टॉपिक वाइज बनेगा ना, 1 2 3 पॉइंट रे टू टेरिटरी, अभी पूरी बात आई नहीं, क्योंकि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की और विंग्स निकलेंगी। अब इसकी विंग क्या निकलेगी, इसकी विंग निकलेंगी। मेन टॉपिक तो यही है, अब इसकी विंग्स निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि यही चलता जा रहा है नीचे,
पूरे 3 पेज भर गए इसके, गोल 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 गोल। अब विंग नहीं, ब्रांचेस बनानी पड़ेगी, इसकी ब्रांच, इसकी ब्रांच, इसकी ब्रांच, इसकी ब्रांच, इसकी ब्रांच। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इसकी ब्रांच निकलेगी, अभी इसकी भी ब्रांच निकलेगी, इस तरीके से ब्रांचेस निकलना शुरू हो। लेटर ऑन आप जब पूरा टॉपिक खत्म करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और टीचर्स नहीं कहते, फॉर गॉड सेक गो एंड चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी, बट आखिर में जब आप चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आपकी एनसीईआरटी के पीछे कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, मतलब लास्ट में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्या ये करने चाहिए भाई? कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी यहां से ही क्वेश्चन निकालता है। जैसे इसमें क्या सीखने को मिलता है, जैसे इसमें सीखने को मिला व्हाट राइट, कौन से अधिकार ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू द चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। हम सब जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर एक्ट दिया था, लेकिन आंसर इसका वहीं पे है, राइट टू ट्रेड ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। अब मुझे ये समझ में आ गया, इसका एक माइंड मैप बना लो, आपको ये पता चलेगा। अब तो आंसर तो है नहीं, ये मैंने डाला है, आप अगर चेक करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा जो मैंने टॉपिक पढ़ा वो मेरा क्लियर है। दूसरा, व्हाई डिड द जहांगीर रिफ्यूज टू ग्रांट ए परमिशन, क्यों जहांगीर ने पहले परमिशन नहीं दी, क्यों, तो आपको खुद पता चलेगा क्यों। तो जब आप यूपीएससी में पहुंचोगे तो इस क्यों का वर्ड जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल, जो आप में मिसिंग है। इसका मतलब है मेरे लिए एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल कहता है व्हाट व्हेन वेयर हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट वेर द आउटकम ऑफ द सेकंड कार्नेटिक वार, बताइए जी सेकंड कार्नेटिक वार के क्या प्रभाव या उसके क्या जो है आउटकम्स निकल के आए। भाई ये सवाल ही बनते हैं, यही तो हम पढ़ाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं इन विच बैटल वॉज टीपू सुल्तान डिफीटेड, किसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। अब अगर मैं इस पूरे को करता हूं और उसके बाद मैं उठाता हूं स्पेक्ट्रम, भाई दिस इज द गारंटी ऑफ सुहेल तुर्की, it will take you 15 or 20 minutes to complete the entire chapter because you have done already the analytical approach, and this is the demand of the UPSC. Name two state annexed by the British through the doctrine of lapse. क्या ये नहीं पूछा गया यूपीएससी में सवाल? ये लो आपके पास है, क्रॉनिकल ऑर्डर में भी पूछता है जबकि उन्होंने खुद ही दिया है। फिर आपको देता है नेम द पर्सन बिकम द नवाब ऑफ बंगाल ट्वाइस, उसका नाम बताइए, तो मीर जाफर 2 बार बना था, रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया। Why was this सिराजुद्दौला defeated in the battle? क्यों हार गया सिराजुद्दौला? पढ़ लो इसको, थोड़ा सा मजा आएगा, यूपीएससी में आगे भी मजा आएगा, स्पेक्ट्रम में भी दिया। What happened in the fourth Anglo-Mysore? क्या हुआ था फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर में? सो कुल मिला के ये बात हुई कि at the complete NCERT, reading the NCERT is a art. It is a art and you have to develop. I hope आज आप खुश होंगे, आपको यह पता चला कि किस तरीके की कला इस्तेमाल होती है। बहुत बार क्या करते हैं कि टीचर आते हैं और पढ़ा देते हैं, बताते नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया बिकॉज आई डोंट वांट माय स्टूडेंट टू बी डिपेंडेंट अपॉन एवरीबडी, लाइक कैसे पढ़ना कैसे पढ़ना कैसे पढ़ना। दिस इज हाउ आई गो मोस्टली, आई लव टू रीड सच काइंड ऑफ लाइक in this way. First I understand the topic properly, क्या है topic, and then I divide the whole topic into parts. Then I find out the key points, then mind map, and later on I check the previous year question, previous जो उसके पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, then you can check it, trust me, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको देखने को मिले। This is what exactly UPSC demand from. And please be smile. Smile इसलिए क्योंकि इस तरीके के कंटेंट YouTube में नहीं मिलते। YouTube में मिलता है कि आओ धड़ास से देखो क्या हो रहा है। And that's why I said always in my class, जो रियलिटी को फेस करेगा वही क्लास में रहेगा। Reality is very much important. This is a reality, and I want every teacher that they should show this, that how we read NCERT rather than just putting that NCERT पढ़नी है, कैसे पढ़नी, कोई नहीं, ओल्ड पढ़नी है, न्यू पढ़नी है, ओल्ड पढ़नी। So please come out and say like this is the way how you have to read and finish it. Because I want my student, like every student has its own, like उनका एक अपना तरीका होता है, and I hope that after watching this video maybe जो बच्चे क्लासेस नहीं देख पाते या मे बी वो अपनी तरह से पढ़ना चाहते हैं, it will become very easier for them to understand. And this is like I will come again inshallah and I will try कि मैं और चीजें भी आपको बताता रहूं।
होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने समझा होगा कि किस तरीके से सुहेल तुर्की को पेज याद रहते हैं, लाइन नंबर याद रहते हैं। इट्स वेरी इजी व्हाई आई रिमेंबर द पेज नंबर एंड लाइन नंबर, बिकॉज वो अंडरलाइनिंग पॉइंट्स और माइंड मैप ऑलवेज वो घूम रहा होता। So stay safe and stay blessed, and thank you so much, and please do share this video as much as you can, and share your love and support, and do comment कि आज की वीडियो में आपने क्या सीखा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि वाकई मेरा बच्चा जो देख रहा है वो क्या फील करता है, एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज दिस क्लासेस एज अ प्रीमियर। तो प्रीमियर में तो बहुत कुछ लिख देते हैं, बट आई वांट माय स्टूडेंट टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स प्रॉपर्ली आफ्टर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो दैट सर यस ऑफ कोर्स सर आज हमने ये सीखा, एंड कम अप सर कि ये चीज और सिखाइए, ये चीज सिखाइए। आई विल कम इंशाल्लाह। इफ यू वांट टू नो अबाउट माय कोर्सेज कि मैं कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी कोर्सेज कहाँ से चल रहे हैं, 14 को मेरे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो प्लीज डू लेट मी नो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड डू रिमेंबर वन थिंग, अपने वालिदैन की यानी कि अपने पेरेंट्स की, माता पिता का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। उनको मेरा भी सलाम दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। बाय बाय।